Assalamu alaikum dear students. So now let's discuss LAMP. LAMP is loop mediated isothermal amplification. Kindly pay attention to the word isothermal. अभी तक हमने जितनी भी एम्पलीफिकेशन टेक्निक्स देखी हैं उसमें हम 3 थर्मल स्टेजेस को यूज़ करते हैं, डीनेचरेशन, अनीलिंग एंड प्राइमर एक्सटेंशन। डीनेचरेशन में हम 94 से लेके 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं। अनीलिंग में हम डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर और उससे हम अनीलिंग टेम्परेचर निकालते हैं। Tm-5 इज़ द अनीलिंग टेम्परेचर। और प्राइमर एक्सटेंशन हमेशा एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर होती है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब आप ये नोट करो कि 3 टेम्परेचर्स यूज़ होते हैं फॉर अ स्टैंडर्ड पीसीआर। लेकिन यहाँ पे हम बात करें आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन, विच मीन्स कि हम एक ही टेम्परेचर के ऊपर इसको एम्पलीफाई करेंगे और इसमें लूप मीडिएटेड एम्पलीफिकेशन होगी। ऑल्सो नोटिस द टर्म पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स। पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स वो होती हैं जिसमें आप इंस्टेंटली रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं। यू डोंट वांट टू सेंड द सैंपल समवेयर एल्स और फिर उसके बाद रिजल्ट्स आए। इट इज़ समथिंग सिमिलर टू द प्रेगनेंसी टेस्ट, या फिर आप जो ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते हैं। मींस अगर एक घर में इंस्ट्रूमेंट मौजूद है तो आप वहीं पर उसको फिंगर को आप प्रिक करेंगे, ब्लड सैंपल निकलेगा, ड्रॉपलेट निकलेगा, आप उसको ग्लूकोमीटर पे चेक कर लेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स होती है, ठीक है। सो इसी तरह की डायग्नोस्टिक को इंश्योर करने के लिए लैम्प को पे बहुत इन्वेस्टिगेशंस हुई और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे बहुत ज़्यादा काम कर इस वक्त हो रहा है। So the entire reaction is carried out at a single temperature, so we don't need a specialized thermocycler। और इसका मतलब ये हुआ कि हम शॉर्टर टाइम में इसको कर लेंगे। What happens कि जो स्टैंडर्ड तरीका होता है हमारा पीसीआर का जिसमें हीट डीनेचरेशन होती है, that is not required here। rather स्पेशलाइज्ड डीएनए पोलीमरेजेस को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल Phe29 पोलीमरेज जो कि बेसिलस सब्टिलस बैक्टीरियोफाज Phe29 से आता है, या फिर BST पोलीमरेज जो कि जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस से आता है। ये पोलीमरेजेस करते क्या हैं? दे एक्चुअली डिस्प्लेस द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस। तो वो चूँकि हट जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, तो हमें वो टेम्परेचर की हेल्प से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं करना पड़ता। सो इस तमाम प्रोसीजर के लिए जो हमने लैम्प ऐसे डिज़ाइन करना होता है उसके लिए हमें 4 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। उनमें से जो 2 प्राइमर्स होते हैं वो हमारे इनिशियल प्राइमर, इनर प्राइमर कहलाते हैं। और लेट्स सी द हेल्प ऑफ फिगर हाउ इट वर्क्स। नोटिस करें कि ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड टारगेट डीएनए है। इसका एक आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट हैंड साइड पर F1, F2 एंड F3 ब्लू कलर से आप इसको देख रहे हैं, ये रीजन्स डेजिग्नेट हुए हुए हैं। और दूसरी तरफ आपको ऑरेंज के शेड्स नज़र आ रहे हैं, डार्क, मीडियम और लाइट ऑरेंज इसके राइट हैंड साइड के ऊपर, ठीक है। ये हमारा टारगेट डीएनए है। अब इस टारगेट डीएनए में से हम एक को एज अ टेम्पलेट्स वर्क करवाते हैं और दूसरे को डिस्प्लेस करवा देते हैं। ये जो हमारे पोलीमरेज हैं उसको डिस्प्लेस करेंगे। सो जब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया, ये देखें 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपको टेम्पलेट, इनिशियल टेम्पलेट नज़र आ रहा है। तो इस इनिशियल टेम्पलेट के साथ जो हमारे इनिशियल प्राइमर्स आके बाइंड करते हैं फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, इधर हमने रिवर्स का वर्ड यूज़ नहीं किया बल्कि बी डेजिग्नेट्स द बैकवर्ड प्राइमर्स। सो फॉरवर्ड इनर प्राइमर्स आर द वंस, ये देखें, ये आकर हाइब्रिडाइज करेंगे। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, वो F2 रीजन के साथ है, ठीक है। और इसके पास यहाँ पे देखें जो इसके 5 प्राइम एंड पे फ्लैंकिंग रीजन है, दैट इज़ सिमिलर टू द F1 रीजन। अब जब ये एम्पलीफाई करेगा, ये एम्पलीफिकेशन स्टार्ट होगी, तो ये F2 के बाद F1 दोबारा एम्पलीफाई होगा, जबकि इसके 5 प्राइम एंड पर F3 की जगह F1 पहले ही मौजूद था। फाइन। तो इस तरह ये हमारी फर्स्ट राउंड ऑफ एम्पलीफिकेशन होगी। अब फर्स्ट राउंड ऑफ एम्पलीफिकेशन के बाद ये देखें, अब हमारे पास एक आउटर फॉरवर्ड प्राइमर है। आउटर फॉरवर्ड प्राइमर क्या करता है कि उसकी कॉम्प्लीमेंटेरिटी है F3 रीजन के साथ, तो वो आएगा और F3 रीजन के साथ बाइंड करेगा और इसकी बाइंडिंग के नतीजे में ये जो हमारे पास F2 और F1 थे, एक तो F1 हमारा फ्लैंकिंग था ना जो कि हाइब्रिडाइज तो नहीं कर रहा था,
तो वो जो चूँकि हाइब्रिडाइज नहीं कर रहा था, तो वो जगह अवेलेबल थी फॉर द आउटर प्राइमर टू कम एंड बाइंड। तो उसने बाइंड करने के बाद वहाँ से एम्पलीफिकेशन स्टार्ट कर दी, और इस एम्पलीफिकेशन के नतीजे में ये डिस्प्लेस हो गए F2 और आगे वाला F1। और इस डिस्प्लेसमेंट के नतीजे में हमारे पास यहाँ पर देखें कॉर्नर पर एक लूप सी बन जाएगी। और ये जो लूप है, ये लूप कैसे बनेगी कि F1 और F1 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो वो आपस में हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, और हमारे पास जो F2 है वो लूप रीजन पर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि हम इसमें जो हमारा रिलीज स्ट्रैंड है इसके साथ आकर बैकवर्ड इनर प्राइमर बाइंड करेगा। अगेन वही सिचुएशन है, B2 के ये कॉम्प्लीमेंट्री है और B1 इसका 5 प्राइम एंड पे फ्लैंक कर रहा है। तो जब ये एम्पलीफाई होगा तो हमारे पास B1, B2 और B1 की एम्पलीफिकेशन होगी, एज वेल एज ये जो सारा अंदर वाला इंटरनल मटेरियल है। सो एट द एंड ऑफ दिस एम्पलीफिकेशन हमारे पास एंड्स पर डम्बेल टाइप की शेप्स बन जाएंगे। देखें एक्सपोनेंशियल जो एम्पलीफिकेशन से पहले हमारे पास जो स्ट्रैंड थे वहाँ पे डम्बेल्स हैं। ये देखें F1 F1 और ये F2 है, B1 B1 और ये B2 है। और उसके बाद कुछ और जो हमारे पास यहाँ पे एडिशनल प्राइमर्स हैं वो यहाँ पे शो नहीं किए जा रहे, क्योंकि इस तरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर जाएगा, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास अब जब सेकेंड राउंड ऑफ एम्पलीफिकेशन होगा तो हमारे पास जो इंटरनल प्राइमर था वो अगेन आएगा और इस F2 के साथ हाइब्रिडाइज करेगा, और हाइब्रिडाइज करने के बाद वो दोबारा से एम्पलीफिकेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह एक्सपोनेंशियल एम्पलीफिकेशन होगी, और एट द एंड ऑफ दिस एम्पलीफिकेशन हमारे पास जो स्ट्रैंड थे वो आइसोथर्मल टेम्परेचर पर एम्पलीफाई हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ प्लीज़ माइंड में रखनी है। मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाने जा रही हूँ लैम्प की, जो कि कोविड के ज़माने में हुई 2020-21 के पेंडेमिक के दौरान। चूँकि बहुत रैपिड, इजी टू यूज़ और लो कॉस्ट टेस्ट बहुत ज़रूरी थे वास्ट पॉपुलेशन को चेक करने के लिए, ठीक है, सो दैट दे कैन बी आइसोलेटेड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। तो एक लैम्प ऐसे डिज़ाइन किया गया कि वो उसका जो रीजन था न्यूक्लियोकैप्सिड जीन का, उसको एम्पलीफाई किया गया। नेज़ोफेरेंजियल स्वैब्स, अगर आपको याद हो तो नाक में नेज़ोफेरेंजियल स्वैब्स को डालकर सैंपल लिया जाता था और फिर उस सैंपल को डायरेक्टली रिएक्शन ट्यूब में ऐड कर दिया। फॉर दिस पर्टिकुलर लैम्प ऐसे ऐड किया जाता था। काइंडली ऑल्सो रिकॉल दैट SARS-CoV-2 इज़ एन RNA वायरस, रेट्रोवायरस है, तो इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिएक्शन स्टेप भी ज़रूरी था। ठीक है। अच्छा, फिर इनर आउटर और उसी तरह लूप प्राइमर्स को यूज़ किया गया फॉर न्यूक्लियोकैप्सिड जीन एम्पलीफिकेशन, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फिनोल रेड को इंक्लूड किया गया। और वो क्या बताता था कि रिएक्शन में जब रिडक्शन होती थी पीएच की तो चेंज कलर होता था। चेंज ऑफ कलर क्या होता था, रेड से येलो हो जाता था। इसका मतलब ये होता था कि जब सैंपल रेड से येलो की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि डीएनए सिंथेसिस हो रही है। तो अगर डीएनए सिंथेसिस हो रही है और रेड कलर येलो में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट वाज द इंडिकेटर ऑफ कि इसमें कोविड वायरस प्रेजेंट है और वो एम्पलीफाई हो रहा है। तो 30 मिनट्स के अंदर 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटलीस्ट 100 कॉपीज़ रेड को येलो में कन्वर्ट कर देती थी। तो दैट वाज वन ऑफ द वंडरफुल एंड ईजी assay to diagnose with resource limited setups. तो अब yes, there is always room for improvement. तो अभी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है for making it more efficient and more practical. Thanks for listening. खुदा हाफिज़.